तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में जो लैटिसेस ऑब्जर्व होती है उनकी एनालिसिस को देखा था, जिसमें सिंपल क्यूबिक लैटिस, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस और फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस का पूरा डिटेल मैंने डिस्कस किया। और फिर उसके बाद हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर कैसे उसके अंदर एटम्स का अरेंजमेंट होता है, और एटम्स के अरेंजमेंट के साथ कुछ रिजल्ट्स जो मैंने डायरेक्टली आपको लिखवाए हुए। ठीक है, अब इसके बाद मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहा हूं। नोट करो, डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल। डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल। डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल। अब देखो, डेंसिटी को अगर हम कंसीडर करें तो डेंसिटी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी, क्योंकि ये दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो है। मास एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। तो मास बाय वॉल्यूम जो कि डेंसिटी है वो इंटेंसिव होना चाहिए। तो क्योंकि ये डेंसिटी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, इसलिए ये अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस से, अमाउंट ऑफ द सिस्टम से इंडिपेंडेंट होगा। कहने का मतलब क्या है कि आप चाहे तो पूरे क्रिस्टल की डेंसिटी निकालो या आप क्रिस्टल के यूनिट सेल की डेंसिटी निकालो, वो सेम होगी। ठीक है, तो आप इस बात को नोट करो। देखो, सिंस डेंसिटी is an intensive property, since density is an intensive property, therefore density of crystal therefore density of crystal is same as that of density of crystal is same as that of density of unit cell, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल रो को हम क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब है, आज तो इक्लिप्सिंग कंडीशन में फिर से बैठा है। याद, शील्डिंग बढ़ानी नहीं है भाई, शील्डिंग को कम करना है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ाना है। तो डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल, जिसको रो से हमने रिप्रेजेंट किया, ये क्या हो जाएगा, मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब देखो, आप मास ऑफ यूनिट सेल को कैसे निकाल सकते हो। मास ऑफ यूनिट सेल क्या होगा, मास ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू रैंक ऑफ यूनिट सेल। रैंक का मतलब तो आपको पता ही है, एक यूनिट सेल में कितने कॉन्स्टिट्यूएंट स्फीयर है, ये रैंक होता है ना। तो रैंक ऑफ यूनिट सेल मतलब नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट स्फीयर प्रेजेंट पर यूनिट सेल मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ वन कॉन्स्टिट्यूएंट स्फीयर। यही होना चाहिए ना।
पूरे यूनिट सेल का मास अगर आपको निकालना है तो यूनिट सेल का मास कैसे निकलेगा? यूनिट सेल के अंदर कितने कॉन्स्टिट्यूएंट स्फीयर प्रेजेंट है मल्टीप्लाइड बाय एक कॉन्स्टिट्यूएंट स्फीयर का कितना मास है, इससे मास ऑफ यूनिट सेल आ जाएगा। क्लियर? तो मास ऑफ यूनिट सेल हमने निकाल लिया, फिर वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल आप निकाल सकते हो, डिपेंड करेगा अगर क्यूबिक यूनिट सेल है तो उसका साइड लेंथ का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर डेंसिटी रो इज इक्वल टू रैंक ऑफ यूनिट सेल जेड मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ वन कॉन्स्टिट्यूएंट स्फीयर। क्या होगा? एक मिनट पहले इसको निकाल करके तब उसके बाद वैल्यू पुट करते हैं। तो मास ऑफ वन कॉन्स्टिट्यूएंट स्फीयर mass of one constituent sphere is equal to molar mass या molecular mass divided by Avogadro नंबर होना चाहिए, क्योंकि मोलर मास क्या होता है? एक मोल पार्टिकल का मास को मोलर मास को, मास ऑफ वन मोल पार्टिकल इज कॉल्ड मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास। तो एक मोल पार्टिकल का मास अगर मॉलिक्यूलर मास के बराबर है तो एक पार्टिकल का मास कितना हो जाएगा? मॉलिक्यूलर मास अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन वन मोल, यानी कि एवोगैड्रो। तो ये आ गया मास ऑफ वन कॉन्स्टिट्यूएंट स्फीयर। तो अब हम यहां पे बोल सकते हैं देयरफॉर मास ऑफ यूनिट सेल is equal to Z multiplied by molecular mass upon Avogadro number, Z into M upon Na। ये मास ऑफ यूनिट सेल आ गया अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो फिर डेंसिटी क्या होगी? नोट कर लिया, आगे बढ़े। Therefore density is equal to Z into M upon Na into V। ये डेंसिटी का फॉर्मूला। अब देखो, अगर हम डेंसिटी को कंसीडर करें तो दो टाइप के डेंसिटी हम क्रिस्टल के लिए कंसीडर करते हैं। एक तो थियोरेटिकल डेंसिटी होती है जिसको हम परफेक्ट क्रिस्टल की डेंसिटी बोलते हैं, और दूसरी ऑब्जर्व्ड डेंसिटी होती है जिसको इम्परफेक्ट क्रिस्टल की डेंसिटी बोलते हैं। ठीक, तो दो टाइप के डेंसिटी टर्म हम यहाँ पे क्रिस्टल के लिए कंसीडर करते हैं। एक थियोरेटिकल डेंसिटी है जिसको एक्सरे डेंसिटी भी बोला जाता है, और दूसरी ऑब्जर्व्ड डेंसिटी होती है जिसको पिक्नोमेट्रिक डेंसिटी भी बोला जाता है। कौन कौन सी डेंसिटी है? एक्सरे डेंसिटी और थियोरेटिकल डेंसिटी, एंड दूसरा पिक्नोमेट्रिक डेंसिटी और ऑब्जर्व्ड डेंसिटी। ठीक है, तो आप नोट कर लो, लिखो फॉलोइंग टू टाइप ऑफ डेंसिटी टर्म, following two type of density term are taken into consideration. Following two type of density term are taken into consideration for a crystal. For a crystal, कौन कौन से भाई? नंबर वन, theoretical density, theoretical density, that is X-ray density. Number two,
observed density that is pyknometric density. तो जो पिक्नोमेट्रिक डेंसिटी है उसको आप थ्योरेटिकली नहीं निकाल सकते, उसको तो एक्सपेरिमेंटली ही निकाला जा सकता है। लेकिन जो एक्सरे डेंसिटी यानी कि थ्योरेटिकल डेंसिटी है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो फॉर्मूला हमने लिखा हुआ है ये फॉर्मूला किसके लिए एप्लीकेबल है? फॉर थ्योरेटिकल डेंसिटी। आई बात समझ में? तो आप इसको रो टीएच भी बोल सकते हैं। टीएच स्टैंड फॉर थ्योरेटिकल। अब देखो, अगर हमें थ्योरेटिकल डेंसिटी हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, और ऑब्जर्व्ड डेंसिटी को एक्सपेरिमेंटली मेजर कर लिया, अब हमें हमारे पास दोनों डेंसिटीज अगर पता है एक ही क्रिस्टल के लिए, तो फिर हम उससे ये निकाल सकते हैं कि उस क्रिस्टल के अंदर कितने परसेंट लैटिस पॉइंट ऑक्यूपाइड, उसको बोलते हैं परसेंटेज ऑक्यूपेंसी ऑफ अ क्रिस्टल। इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। परसेंटेज ऑक्यूपेंसी ऑफ अ क्रिस्टल, परसेंटेज ऑक्यूपेंसी ऑफ अ क्रिस्टल। क्या मतलब है भाई इसका? परसेंटेज ऑफ लैटिस पॉइंट ऑक्यूपाइड, परसेंटेज ऑफ लैटिस पॉइंट ऑक्यूपाइड। तो परसेंटेज ऑक्यूपेंसी ऑफ अ क्रिस्टल इज इक्वल टू, अब क्या होता है परसेंटेज ऑक्यूपेंसी ऑफ अ क्रिस्टल? दिस इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड डेंसिटी अपॉन theoretical density into 100। ऑब्जर्व्ड डेंसिटी कब होगी? जब कुछ परसेंट लैटिस पॉइंट का अनऑक्यूपाइड होगा, वही इम्परफेक्ट क्रिस्टल है। और थ्योरेटिकल डेंसिटी कब होगी? जब सारे लैटिस पॉइंट ऑक्यूपाइड होंगे, जब 100% लैटिस पॉइंट ऑक्यूपाइड, तो थ्योरेटिकल डेंसिटी होगी। तो ऑब्जर्व्ड डेंसिटी अपॉन थ्योरेटिकल डेंसिटी इनटू 100 से क्या पता चल जाएगा? कितने परसेंट लैटिस पॉइंट ऑक्यूपाइड। अगर हमें परसेंटेज अनऑक्यूपेंसी निकालनी है तो 100 माइनस परसेंटेज ऑक्यूपेंसी, है कि नहीं? परसेंटेज अनऑक्यूपेंसी भी हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो, अगर इंटरफेसियल एंगल 90 डिग्री का है तो उस सिचुएशन में 3 क्रिस्टल ऑब्जर्व होते हैं, ठीक है। एक तो मतलब अगर सारे इंटरफेसियल एंगल 90 डिग्री के हैं तो 3 क्रिस्टल की बात होती है। कौन कौन से? क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरॉम्बिक। क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरॉम्बिक, ठीक है। तो अगर क्यूबिक को कंसीडर करें तो क्यूबिक में जो V होगा वो किसके बराबर होगा? A क्यूब के बराबर। ये क्यूबिक में होगा, ठीक। टेट्रागोनल में क्या होगा भाई? नोट करते जाना। टेट्रागोनल में क्या होता है? 2 साइड्स बराबर होती है और तीसरी अनइक्वल होती है, ठीक है। तो टेट्रागोनल में v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a स्क्वायर इंटू सी, ठीक है। और ऑर्थोरोम्बिक में क्या होगा? a b c। वैसे तो ज्यादातर क्वेश्चन जो है आता है वो क्यूबिक पे ही आता है, लेकिन अगर कभी मान लो
कि ऑर्थोरोम्बिक या टेट्रागोनल पे आया तो आप इन रिजल्ट्स को कंसीडर कर सकते हो वी की जगह। एनसीईआरटी निकालो जरा। पेज नंबर 14, पेज नंबर 14 पे देखो, इन टेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है। तो यहाँ पे जैसे पहला क्वेश्चन है, गिव द सिग्निफिकेंस ऑफ अ लैटिस पॉइंट। तो लैटिस पॉइंट का क्या सिग्निफिकेंस होता है? व्हाट इज लैटिस पॉइंट? लैटिस पॉइंट वो क्रिस्टल के अंदर प्रेजेंट एक ऐसी पोजीशन होती है जहां पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होता है और उस पॉइंट के अबाउट वो क्या करता है? ऑसिलेट करता है। ठीक है। फिर बोल रहा है कि सेकंड क्वेश्चन, नेम द पैरामीटर्स दैट कैरेक्टराइज अ यूनिट सेल। तो यूनिट सेल को कैरेक्टराइज करने के लिए लेंथ पैरामीटर और एंगल पैरामीटर्स रिक्वायर्ड होते हैं। लेंथ पैरामीटर को ए बी सी से और एंगल पैरामीटर को अल्फा बीटा और गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। कुल मिलाकर के कितने पैरामीटर्स रिक्वायर्ड है यूनिट सेल को डिफाइन करने के लिए? 6 पैरामीटर्स। कौन से यूनिट सेल की बात कर रहे हैं? 3D यूनिट सेल की बात करें। अगर 2D यूनिट सेल को कंसीडर करें तो 3 पैरामीटर्स रिक्वायर्ड होते हैं, 2 लेंथ पैरामीटर और एक एंगल पैरामीटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, डिस्टिंग्विश बिटवीन हेक्सागोनल एंड मोनोक्लिनिक यूनिट सेल। डिस्टिंग्विश बिटवीन हेक्सागोनल एंड मोनोक्लिनिक यूनिट सेल। तो हेक्सागोनल यूनिट सेल में क्या होता है भाई? 2 लेंथ पैरामीटर बराबर होते हैं, तीसरा बराबर नहीं होता। 2 एंगल पैरामीटर बराबर होते हैं, वो 90 डिग्री के होते हैं और तीसरा 120 डिग्री का होता है। मोनोक्लिनिक में क्या होता है? तीनों लेंथ पैरामीटर अनइक्वल होते हैं और 2 एंगल पैरामीटर अल्फा और गामा 90 डिग्री के, जबकि बीटा नॉट इक्वल टू 90। फिर बोल रहा है कि एफसीसी और एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या फर्क है? तो फेस सेंटर्ड में आप बोलोगे कॉन्स्टिट्यूएंट स्फीयर्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर एज वेल एज एट ऑल फेसेस। एंड सेंटर्ड में क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूएंट स्फीयर आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर एज वेल एज एट ऑल्टरनेट फेसेस। ऐसे बोलना है। जो बोल रहे हैं इसका मतलब वो पढ़ रहे हैं। समझ आ रहा है कि नहीं? पढ़ रहे हैं, बराबर रिवाइज कर रहे हैं। जो नहीं बोल रहे हैं, गले से आवाज नहीं निकल पा रही है। क्यों नहीं निकल पा रही? क्योंकि घर पे जाकर के पढ़ा नहीं, कंठ खुले नहीं ना। हेजिटेशन है। हेजिटेशन किस बात का इंडिकेटिव होता है? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का इंडिकेटिव। अच्छा, पेज नंबर भी पूछ रहे? पेज नंबर 14 है भाई, पेज नंबर 14। अब पुराना एडिशन की बात तो मैं करूंगा नहीं, नई एनसीईआरटी खरीदवानी है सबसे। गवर्नमेंट को पैसा मिलना चाहिए। गवर्नमेंट ने किताब छापी है भाई। नया एडिशन खरीदो सब, काफी चेंज हो गया। तो ये पेज न्यू एडिशन में पेज नंबर 14 पे है। अब ओल्ड एडिशन का तो मुझे पता नहीं। इन टेक्स्ट क्वेश्चन ये थर्ड है।
नहीं इन टेक्स्ट क्वेश्चन में तीसरे की सीरीज है ना, पहली सीरीज, दूसरी सीरीज, 2 सीरीज खत्म कर चुका, तीसरी। ठीक है भाई, फेस सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड क्लियर। फिर उसके बाद बोल रहे हैं अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ मच पोर्शन ऑफ एन एटम लोकेटेड एट कॉर्नर बॉडी सेंटर ऑफ अ क्यूबिक यूनिट सेल इज पार्ट ऑफ इट्स नेबरिंग यूनिट सेल। 7/8। एक बार फिर से पढ़ो क्वेश्चन को। अंग्रेजी है, अंग्रेजी। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, एक्सप्लेन हाउ मच पोर्शन ऑफ एन एटम लोकेटेड एट कॉर्नर, नंबर 1, नंबर 2 बॉडी सेंटर ऑफ अ क्यूबिक यूनिट सेल इज पार्ट ऑफ इट्स नेबरिंग यूनिट सेल। पड़ोसी के अंदर कितना है ये पूछा जा रहा है। तो उस यूनिट, अगर कॉर्नर की बात करें तो यूनिट सेल के अंदर तो 1/8 होता है, तो पड़ोसी में कितना है, 7/8। ठीक, उसी तरीके से बॉडी सेंटर वाले को देखे तो 0। अच्छा, मैं समझता हूँ ये तो नहीं होना चाहिए। एक बार देखो जरा, इतनी इंग्लिश तो मुझे भी समझ में आती है भाई। हाँ, होता है, होता है। यहाँ देखो, यहाँ होगा, चैप्टर के एंड में ही होगा, चैप्टर के एंड में होगा। आंसर टू सम इन टेक्स्ट क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन के आंसर ये देना जरूरी नहीं समझते भाई। तो नहीं दिया है, लेकिन यही होना चाहिए जो मेरी अंग्रेजी समझ में आ रही, उसके बेसिस पे तो यही होना। Explain how much portion of an atom located at number 1 corner and number 2 body center of a cubic unit cell is part of its neighboring unit cell। क्या मतलब है इसका? हाँ, तो क्या पार्ट होगा? तो इसलिए जो है मैं जो बोल रहा हूँ वही लिखो, थोड़ा ज्यादा सोचा करो, ठीक है, छोटी सोच मत रखो। नेबरिंग यूनिट सेल में उस यूनिट सेल के नेबरहुड में जितने भी यूनिट सेल हैं सबको कंसीडर करना चाहिए। सुनना है कि नहीं? तो अगर हम एक यूनिट सेल का कॉर्नर को कंसीडर करें तो एक यूनिट सेल के कॉर्नर के करस्पॉन्डिंग टोटल 8 यूनिट सेल होंगे, तो 7/8 होना चाहिए। अब तुम अगर एक यूनिट सेल कंसीडर कर रहे हो, नेबरिंग यूनिट सेल में एक को कंसीडर कर रहे हो, तो एक को ही क्यों कंसीडर कर रहे हो, अब वो बताओ जरा। किसी एक को क्यों कर रहे हो? चलो कोई बात। हाँ, एनसीईआरटी वालों को फोन करो, उन्होंने क्या आंसर दिया है वो जरूर देखो। क्वेश्चन रूट पटांग पूछ लेते हैं, आंसर देते नहीं। हाँ, हमारा काम सिर्फ क्वेश्चन बनाना है। अच्छा, अब इसके बाद देखो बेटा, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, ठीक है, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, ये हेडिंग गिवन है, तो इसको मैं अभी बाद में डिस्कस करता हूं।
पहले डेंसिटी पे बेस्ड जो है कुछ क्वेश्चन कराने हैं और उससे पहले का जो कंसेप्ट मैंने बताया हुआ है उस पे कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने। आप जरा देखो पेज नंबर 18 पे दो सॉल्ड एग्जांपल गिवन है एनसीईआरटी के, एग्जांपल 1.1 एंड 1.2। ठीक है, सोल्यूशन नहीं देखना है, सिर्फ क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय टू एलिमेंट्स एक्स एंड वाई। एटम्स ऑफ द एलिमेंट वाई, जिसको एनायन बोल रहे हैं, मेक सीसीपी, यानी कि एनायन का क्या है यहाँ पे सीसीपी है, मतलब एनायन का एफसीसी है। एफसीसी को ही सीसीपी बोलते हैं ना, कल बोला बताया था। एटम्स ऑफ द एलिमेंट वाई जो कि एनायन है मेक सीसीपी, एंड दोज ऑफ द एलिमेंट एक्स जो कैटायन है ऑक्यूपाई ऑल द ऑक्टाहेड्रल वायर्स। तो ये तो आपको पता ही नहीं ऑक्टाहेड्रल वायर क्या होता है। पहले आपको पता हो ना ऑक्टाहेड्रल वायर क्या होता है, फिर उसके बाद आप आंसर कर पाओगे। आई बात समझ में? तो फिलहाल मैं आपको एक आइडिया दे देता हूं, इतना अभी आप रट करके इस क्वेश्चन का आंसर करो। जो क्यूब होता है, क्यूबिक यूनिट सेल होता है, उसमें फेस सेंटर्ड क्यूबिक को अगर हम कंसीडर करें तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक में जितने भी एज सेंटर होते हैं, क्या जितने भी एज सेंटर होते हैं वो क्या होते हैं ऑक्टाहेड्रल वायर। और जो बॉडी सेंटर होता है एफसीसी का वो भी ऑक्टाहेड्रल वायर। तो ऑक्टाहेड्रल वायर कहां कहां पे होता है, सारे एज के सेंटर पे और बॉडी सेंटर। ठीक है, तो अब देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। एक्स का अरेंजमेंट क्या है, एक्स कहां लोकेटेड है ऑक्टाहेड्रल वायर्स के अंदर, और वाई कहां लोकेटेड है एफसीसी और सीसीपी। ठीक है, अब हम निकालेंगे सबसे पहले क्या, रैंक ऑफ वाई। वाई की रैंक निकालेंगे, तो रैंक ऑफ वाई मतलब रैंक ऑफ सीसीपी। अरे बोलो, वाई की रैंक मतलब सीसीपी की रैंक। तो क्या होता है 8 एट कॉर्नर इंटू 1/8 प्लस 6 एट फेस सेंटर मल्टीप्लाइड बाय 1/2। कितना आ गया भाई 4। रैंक ऑफ वाई 4। रैंक ऑफ एक्स, रैंक ऑफ एक्स, एक्स के बारे में मैंने बताया कि वो कहां पे होगा, एज सेंटर पे होगा और बॉडी सेंटर पे होगा। तो 12 एट एज सेंटर इंटू 1/4 प्लस 1 एट बॉडी सेंटर। अब ये क्वेश्चन अगर स्कूल एग्जाम में पूछा जाता है ना, आपको ऐसे लिखना पड़ेगा जैसे मैं लिख रहा हूं, प्लस 1 एट बॉडी सेंटर मल्टीप्लाइड बाय 1। तो ये क्या आ गया भाई 4। ठीक है, तो फिर यहां से हम लिखेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आपसे यहां पे क्या पूछा गया क्वेश्चन में, व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड क्या हो जाएगा, X4Y4, X4Y4। ठीक, तो ये तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। मैं लिखने का चांस नहीं दूंगा,
समझना लिखना दोनों एक साथ होना चाहिए। लिख लिया? नहीं, नहीं कॉपी में नहीं लिखना, अपने टी शर्ट पे लिख लो। अभी शुरू करना है सब लिखना, लिख लो। कोई नहीं, कोई नहीं, पहली गलती हुई है किस साल की? अब पिछले साल वाला तो बहुत सारा पाप है वो तो। बड़े भाई आगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड X4Y4 आ गया। सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, इसको आप इंपीरिकल फॉर्मूला भी बोल सकते हो, सिंपलेस्ट फॉर्मूला को इंपीरिकल फॉर्मूला भी बोलते हैं। तो सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज XY। ठीक है, अब देखो यहां पे एक और टर्म डिफाइन करते हैं, रैंक ऑफ यूनिट सेल। रैंक ऑफ यूनिट सेल यहां पे क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ सिंपलेस्ट फॉर्मूला यूनिट प्रेजेंट पर यूनिट सेल। क्या है रैंक ऑफ यूनिट सेल? नंबर ऑफ सिंपलेस्ट फॉर्मूला यूनिट प्रेजेंट पर यूनिट सेल, तो ये हो जाएगा 4XY यूनिट प्रेजेंट। आया समझ में? अब ये नहीं कि कितने X हैं और कितने Y हैं दोनों ऐड करके रैंक बता रहे हो, 8 बता रहे हो, ऐसा नहीं। रैंक ऑफ यूनिट सेल क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ सिंपलेस्ट फॉर्मूला यूनिट प्रेजेंट पर यूनिट सेल। हो गया क्लियर? नंबर ऑफ सिंपलेस्ट फॉर्मूला यूनिट प्रेजेंट पर यूनिट सेल, तो 4XY यूनिट यहाँ पे प्रेजेंट है, इसलिए रैंक ऑफ यूनिट सेल 4। अब ये जो क्वेश्चन, जिस अरेंजमेंट को लेकर के क्वेश्चन पूछा गया है, वो अरेंजमेंट बेसिकली रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर में होता है। यही अरेंजमेंट रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। अब जरा देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल 1.2, इसमें बोला एटम्स ऑफ एलिमेंट बी फॉर्म HCP लैटिस। एलिमेंट बी क्या फॉर्म कर रहा है? बी का HCP है, and those of the element A occupied 2/3 of tetrahedral wide। A कहां प्रेजेंट है? 2/3 टेट्राहेड्रल वायड को A ऑक्यूपाई कर रहा है। बोले व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फाउंड बाय द एलिमेंट्स A एंड B। तो ये एलिमेंट A और B जो कंपाउंड फॉर्म करेंगे उसका फॉर्मूला क्या होगा, ये पूछ रहे हैं आपसे। तो अब मैं आपको ये बता दूं, ये जो टेट्राहेड्रल वायड होता है वो FCC में बॉडी डायगोनल पे एग्जिस्ट करता है। कहां पे? बॉडी डायगोनल। कैसे कैसे बॉडी डायगोनल पे लाई करता है टेट्राहेड्रल वायड? बोलते हैं एक बॉडी डायगोनल को अगर हम कंसीडर करें
ठीक है, तो कॉर्नर और बॉडी सेंटर, ध्यान से सुनना जो बोल रहा हूं, कॉर्नर और बॉडी सेंटर का जो मिड पॉइंट है वहां पे टेट्राहेड्रल वायड, कॉर्नर और बॉडी सेंटर का मिड पॉइंट पे टेट्राहेड्रल वायड होता है। तो इसका मतलब कि उस कॉर्नर और बॉडी सेंटर के बीच में एक पॉइंट आएगा और बॉडी सेंटर और इस कॉर्नर के बीच में एक पॉइंट आएगा, इसका टोटल 2 पॉइंट होंगे ना। तो एक बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वायड लाई करते, एक बॉडी डायगोनल पे कितने, 2, कितने बॉडी डायगोनल होते हैं, 4, 8 कॉर्नर है ना, तो 4 बॉडी डायगोनल होंगे, हर बॉडी डायगोनल पे 2-2 टेट्राहेड्रल वायड, तो टोटल 8 टेट्राहेड्रल वायड। कितने होते हैं, 8, और उसमें से कितने ऑक्यूपाइड हैं, 2/3। समझ में आया? अब ध्यान देना, ये जो पॉइंट है, ये जो ये टेट्राहेड्रल वायड है, ये विद इन यूनिट सेल, यूनिट सेल के अंदर है ना, इसका मतलब उसका फुल कंट्रीब्यूशन। तो अब हम यहां पे निकालेंगे रैंक ऑफ बी। तो रैंक ऑफ बी क्या हो जाएगा बेटा, 12 एट कॉर्नर इंटू 1/6 प्लस 2 एट फेस सेंटर मल्टीप्लाइड बाय 1/2 प्लस 3 विद इन यूनिट सेल मल्टीप्लाइड बाय 1। कितना आ गया भाई, 6 आ गया। बी की रैंक 6 आ गई। रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ ए की रैंक क्या हो जाएगी, 8 टेट्राहेड्रल वायड इंटू 1 फुल कंट्रीब्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 2/3 जो कि 2/3। ठीक, कितना आ गया ये, 16/3 आ गया। ठीक है, अरे समझ में आ रहा है ना, ये दिक्कत तो नहीं हो रही भाई, यही सब पढ़ना है सॉलिड स्टेट में, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बी की रैंक निकाल लिया, ए की रैंक निकाल लिया, अब क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड क्या हो जाएगा, ए 16/3 बी 6, सही है ना। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, A16 B18, A16 B18। अब देखो ये डिविजिबल है 2 से, ठीक है, तो क्या जाएगा, A8 B9, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया, और यही सिंपलेस्ट फॉर्मूला भी होगा। तो गड़बड़ हो गई क्या, एक बार फिर से देखते हैं। बी का इन्होंने क्या बोला है, HCP, और ए के बारे में बोला 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वायड को ऑक्यूपाई करता है।
हाँ, यहाँ पे क्या गड़बड़ हो गई मालूम है? HCP है ना, HCP में 12 बॉडी, 6 बॉडी डायगोनल, 12 कॉर्नर है ना वहाँ पे। और बोलो 12 है ना, 12। ये तो सिंपल ये तो क्यूबिक पे होगा ना, यहाँ हेक्सागोनल है, हेक्सागोनल यूनिट सेल है। तो हेक्सागोनल यूनिट सेल में टोटल 12 कॉर्नर है, दो दो कॉर्नर से एक एक बॉडी डायगोनल पास करेगा, तो इसका मतलब क्या होगा? 6 बॉडी डायगोनल होंगे, हर बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल बैट, तो 12 हो जाएगा। तो यहां गड़बड़ हो गई। 12 इंटू 1 इंटू 2/3, तो कितना आ गया भाई? 24/3, 8 आ गया। तो फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आ गया? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आया? A8B6। ठीक, सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या आ गया? A4B3। और रैंक क्या हो जाएगी? 2। बाकी ये टेट्राहेड्रल वायड क्या है, कहाँ लोकेटेड होता है, ऑक्टाहेड्रल वायड क्या है, कहाँ लोकेटेड होता है, ये सब अभी आगे डिटेल में डिस्कस होने वाला है। अगर आपको वो पता हो तो फिर क्वेश्चन का आंसर कैसे करेंगे ये आप सीखो, बस इस पे फोकस करो। तो देखो कितना इंटरेस्टिंग है, इन्होंने सॉल्ड एग्जांपल तो पहले पूछ लिया, एक में ऑक्टाहेड्रल वायड इन्वॉल्व करके, एक में टेट्राहेड्रल वायड को इन्वॉल्व करके, फिर उसके बाद इन्होंने लिखा है लोकेटिंग टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वायड। पहले थोड़ा सा टॉर्चर झेलो, तब उसका कॉन्सेप्ट की इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। अब इसके बाद आप देखो, पैकिंग एफिशिएंसी का कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया ना। जैसे देखो यहाँ पे एचसीपी और सीसीपी का, तो सीसीपी का ही इन्होंने निकाला है, एचसीपी के बारे में तो बस नाम ही लिखा हुआ, नाम ही काफी है। तो सीसीपी का पैकिंग एफिशिएंसी 74%, फिर उसके बाद बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का 68% और सिंपल क्यूबिक का 52.4%। ये सब हम लोग देख चुके। उसके बाद आप देखो कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग यूनिट सेल डायमेंशंस, उसमें वही डेंसिटी वाला कंसेप्ट है। अभी जस्ट हमने ये रिजल्ट देख लिया, मतलब यहां तक का काम अपना फिनिश हो गया। लोग काफी फास्ट जा रहे हैं नहीं? Yes, sir. तो अब देखो एक शॉर्ट एग्जांपल गिवन है पेज नंबर 22 पे, ठीक है, पेज नंबर 22 पे शॉर्ट एग्जांपल है। सॉल्यूशन तो हम देखते नहीं, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है? एन एलिमेंट हैज अ बीसीसी स्ट्रक्चर, बीसीसी स्ट्रक्चर है एलिमेंट का। जैसे ही बीसीसी सुनाई पड़े तुरंत समझ जाओ कॉन्स्टिट्यूएंट स्फीयर कहाँ है, कॉर्नर पे है और बॉडी से। ऐसा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन आना चाहिए, तब समझ लो आपको सॉलिड स्टेट आ रहा है। तो एन एलिमेंट हैज अ बीसीसी स्ट्रक्चर विथ अ सेल इज 288 पिकोमीटर, ए वैल्यू गिवन है। The density of the element is 7.2 gram per centimeter cube.
तो आपसे पूछ रहे हैं हाउ मेनी एटम्स प्रेजेंट इन 208 ग्राम ऑफ द एलिमेंट। तो ध्यान देना ये जो एलिमेंट है वो अननोन है। क्यों अननोन है भाई? आपको उसके बारे में नहीं पता है कि वो उसका एटॉमिक मास कितना है, उसका एटॉमिक नंबर क्या है, सब कुछ नहीं मालूम। इसका मतलब सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? सबसे पहले एलिमेंट का एटॉमिक मास निकालना पड़ेगा। और अगर एलिमेंट का एटॉमिक मास पता चल गया फिर तो मोल कॉन्सेप्ट है आगे। एलिमेंट का एटॉमिक मास अगर आपको पता चल गया तो उस एलिमेंट के 208 ग्राम में कितने एटम होंगे ये नहीं निकाल सकते? नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे और फिर उसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, खत्म हो गया काम। आई बात समझ में? तो गिवन सबसे पहले क्या लिखोगे? गिवन क्या है? गिवन भाई रो इज इक्वल टू 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और क्या गिवन है? जेड इज इक्वल टू 2 क्योंकि वो बीसीसी है, जेड इज इक्वल टू 2। और ए वैल्यू कितना है? 288 पिकोमीटर। ठीक है, 288 पिकोमीटर। तो यहां से हम निकालेंगे ये रो इज इक्वल टू जेड इंटू एम। एम मोलर मास है, यहाँ पे एलिमेंट के लिए एटॉमिक मास हो जाएगा, अपॉन एन ए इंटू वी। तो हमें एम निकालना है। एम इज इक्वल टू रो एन ए वी अपॉन जेड। तो डेंसिटी कितनी है? 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर का, बस यूनिट का ध्यान देना होगा भाई। रो इज इक्वल टू 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। Na is Avogadro number 6 into 10 power 23 approximately into V। तो V क्या हो जाएगा? A क्यूब, क्यूबिक है ना, तो V इज इक्वल टू A क्यूब। A वैल्यू 288 पिकोमीटर है, ठीक है। तो 288, अच्छा 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर? 10 to the power minus 12. How many centimeter? 10 to the power minus 10। तो ये पिकोमीटर क्यूब हो जाएगा ना। पिकोमीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना, क्योंकि डेंसिटी को हमने ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में लिया हुआ, ठीक है। तो इसलिए ये 10 पर माइनस 10 का क्यूब हो जाएगा, तो 10 पर माइनस 30। आ रहा है समझ में? अपॉन जेड 2। अब सॉल्व करके यहां से निकालो इसका मोलर मास। नहीं ऐसा हो रहा है क्या? अब ठीक है, फिर Na के टर्म्स को निकालो। फिर आप इसको बस ऐसे लिख लो 3.6 इंटू Na मल्टीप्लाइड बाई 2.88 का क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर माइनस 24। ये m आ गया। अब हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट, टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 208 ग्राम ऑफ द सैंपल। तो 208 अपॉन उसका मोलर मास, तो मोलर मास क्या हो गया? 3.6 मल्टीप्लाइड बाय 2.88 का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस 24, ठीक है, इंटू Na। ये क्या निकाल लिया भाई? नंबर ऑफ मोल निकाल लिया, मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर।
208 ग्राम में कितने मोल हैं वो निकाल लिया, फिर उसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, नंबर ऑफ एटम्स मिल गए। तो Na कैंसिल हो गया यहाँ पे, बाकी आप सॉल्व कर लो। इतने एटम्स, ट्वेंटी 24.16 इंटू 10^23 एटम्स, या 2.416 इंटू 10^24 एटम्स, 2.416 इंटू 10^24 एटम्स। इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है, यहाँ पे आप देखो डेंसिटी गिवन है और मास ऑफ सैंपल गिवन है, बोलो। मास ऑफ सैंपल गिवन है 208 ग्राम और डेंसिटी गिवन है 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ द सैंपल निकाल सकते हो, मास बाय डेंसिटी, इससे वॉल्यूम आ जाएगा। अब देखो, एक यूनिट सेल का वॉल्यूम निकाल लोगे, ए क्यूब, वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल ए क्यूब हो जाएगा। तो अगर एक यूनिट सेल का वॉल्यूम आपको पता है और टोटल वॉल्यूम ऑफ द सैंपल पता है, तो नंबर ऑफ यूनिट सेल प्रेजेंट निकाल सकते हो। अरे बोलो, वॉल्यूम ऑफ द सैंपल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल, तो उससे नंबर ऑफ यूनिट सेल मिल गया। एक यूनिट सेल में 2 एटम है, बीसीसी है, एक यूनिट सेल में 2 एटम है, तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, नंबर ऑफ यूनिट सेल इंटू 2। ये दूसरा मेथड है। इसके बाद देखो, एक और सॉल्ट एग्जांपल गिवन है, क्या बोल रहे हैं, एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडीज शो दैट कॉपर क्रिस्टलाइजेज इन एन एफसीसी यूनिट सेल। कॉपर का कैसा यूनिट सेल है, एफसीसी है, कॉपर और उसका है एफसीसी, विथ सेल एज of 3.608 into 10⁻⁸ सेंटीमीटर। एज लेंथ कितनी गिवन है, 3.608 into 10⁻⁸ सेंटीमीटर। फिर आगे बोला, इन अ सेपरेट एक्सपेरिमेंट कॉपर इज डिटरमाइंड टू हैव अ डेंसिटी 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये डेंसिटी एक्सपेरिमेंटली मेजर की गई है, मतलब ये क्या है, ऑब्जर्व्ड डेंसिटी। ऑब्जर्व्ड डेंसिटी इज इक्वल टू 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ कॉपर। अब ये ऑब्जर्व्ड को ही आप थ्योरेटिकल मान करके, ठीक है, मतलब वो परफेक्ट क्रिस्टल की डेंसिटी मान करके आपको एटॉमिक मास निकालना। तो क्या हो जाएगा, रो इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन एन ए इंटू वी, यानी कि ए क्यूब। तो आपको यहाँ पे m निकालना है, m इज इक्वल टू रो इंटू एन ए इंटू ए क्यूब डिवाइड बाई जेड। एफसीसी है तो जेड वैल्यू 4 हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 8.92 मल्टीप्लाइड बाई 6 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाई
3.608 का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁸ का क्यूब डिवाइडेड बाय जेड, जेड वैल्यू क्या 4। सॉल्व कर लोगे यहां से आगे। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन सिर्फ क्वेश्चन पढ़ो और मेथड समझो, बस कैलकुलेशन नहीं करना। क्या है बोला, सिल्वर फॉर्म्स सीसीपी लैटिस, मतलब सिल्वर का एफसीसी लैटिस है, एंड एक्सरे स्टडीज ऑफ इट्स क्रिस्टल्स so that the edge length of its unit cell is 408.6 picometer, a value given, z value 4 है यहाँ पे। calculate the density of silver, atomic mass given है, अब डेंसिटी निकालनी है, निकाल लोगे फॉर्मूला यूज करो। अब जरा देखो, इसके बाद फिर से इंटेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है। अब इंटेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है व्हाट इज द 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अ मॉलिक्यूल इन स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर। ये पैकिंग से रिलेटेड, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर की पैक मतलब कैसी पैकिंग होती है वो अभी मैंने आपको बताया नहीं, इसलिए अभी आप इस क्वेश्चन को छोड़ दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोल रहा है कि अ कंपाउंड फॉर्म्स HCP स्ट्रक्चर। कंपाउंड कौन सा स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है, HCP। What is the total number of wyads in 0.5 mole of it? अगर उस कंपाउंड का 0.5 मोल है तो उसमें टोटल नंबर ऑफ wyads कितने होंगे। तो यहां पे मैं आपको एक बात बता दूं तो आप आंसर कर जाओगे। जितने भी क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर होते हैं, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर की जो रैंक होती है उसी रैंक के बराबर ऑक्टाहेड्रल वायड उसमें, और उसके डबल टेट्राहेड्रल वायड। रैंक के इक्वल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वायड और रैंक के डबल टेट्राहेड्रल वायड। जैसे अभी आपने HCP को देखा, HCP का रैंक 6 होता है और टेट्राहेड्रल वायड उसका रैंक उसमें कितना है 12 आया। अरे अभी पीछे क्वेश्चन में यूज किया ना 12। HCP का रैंक कितना है 6, टेट्राहेड्रल वायड का रैंक कितना है 12। अगर आप कंसीडर करो FCC को, FCC का रैंक कितना है 4, तो उसमें टेट्राहेड्रल वायड का रैंक कितना होगा 8। क्लियर। तो इसका मतलब क्या है, रैंक ऑफ ऑक्टाहेड्रल वायड इज इक्वल, अब इस रिजल्ट को लिख लो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लिख लो। देखो रैंक ऑफ ऑक्टाहेड्रल वायड, नोट में लिखो, नोट में rank of octahedral wad, rank of octahedral wad, rank of octahedral wad is equal to rank of closest packed unit cell। rank of octahedral wad is equal to rank of closest packed unit cell। closest packed unit cell कौन कौन से हैं, FCC and SCP, ये closest packed। तो rank of octahedral wad is equal to rank of closest packed unit cell। ठीक है, इसका मतलब है कि in FCC rank of octahedral wad is equal to 4, in HCP rank of octahedral wad is equal to 6। ठीक है, अब आप लिखो rank of tetrahedral wad, rank of tetrahedral wad is equal to, rank of tetrahedral wad is equal to double of rank of closest packed unit cell। rank of tetrahedral wad is equal to double of rank of closest packed unit cell। क्लोजेस्ट पैक्ड यूनिट सेल की जो रैंक होती है उसकी डबल होती है रैंक टेट्राहेड्रल वायड।
क्लोजेस्ट पैक्ड यूनिट सेल की जो रैंक होती है वही होती है रैंक ऑक्टेहेड्रल। आ गया समझ में? तो अब आप देखो, इसका मतलब अगर हम एचसीपी की बात करें, बोले उसके 0.5 मोल प्रेजेंट, मतलब 0.5 मोल एटम्स प्रेजेंट है उसमें। ये किसके मोल की बात हो रही है? अ कंपाउंड फॉर्म्स एचसीपी स्ट्रक्चर, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वैट्स इन 0.5 मोल ऑफ हीट? 0.5 मोल ऑफ कंपाउंड, 0.5 मोल कंपाउंड का है, उसमें टोटल नंबर ऑफ वैट्स कितने हो? तो 0.5 मोल कंपाउंड है, मतलब उसके अंदर 0.5 इंटू एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है। बोलो। तो जितने एटम्स होंगे उतने ही तो ऑक्टाहेड्रल वैट होंगे, क्योंकि एचसीपी क्लोजेस्ट पैक्ड स्ट्रक्चर है ना, उसमें जितने एटम्स होंगे उतने ऑक्टाहेड्रल वैट होंगे, और उसके डबल टेट्राहेड्रल वैट होंगे। इसका मतलब जितने टोटल एटम है, ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ वैट्स यहां पे निकालना है। अब इन्होंने कैसे सॉल्व किया मुझे पता नहीं, मैं अपने तरीके से सॉल्व करूंगा। टोटल नंबर ऑफ वैट यहां पे पूछा जा रहा है, टोटल नंबर ऑफ वैट प्रेजेंट, is equal to number of octahedral wad plus number of tetrahedral wad। बेसिकली जो क्लोजेस्ट पैक्ड स्ट्रक्चर होता है उनमें यही दो वैड एग्जिस्ट करते हैं, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वैड प्लस नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वैड। तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वैड कितना हो जाएगा? 0.5 इंटू एवोगैड्रो नंबर, और नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वैट कितना हो जाएगा? 2 इंटू 0.5 इंटू एवोगैड्रो नंबर। समझ में आया? कितना आ गया? 1.5 इंटू एवोगैड्रो, यानी कि 1.5 मोल, ये भी तो बोल सकते हो, 1.5 मोल वैट्स प्रेजेंट। सो दोनों का सम, ऑक्टाहेड्रल वैट और टेट्राहेड्रल वैट दोनों का सम। और क्या पूछा गया? हाउ मेनी ऑफ दीज आर टेट्राहेड्रल वैट? तो टेट्राहेड्रल वैट जो है वो एवोगैड्रो नंबर के बराबर होगा, 1 मोल टेट्राहेड्रल वैट होगा, हाफ मोल ऑक्टाहेड्रल वैट। हो गया क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय टू एलिमेंट्स M and N। देखो इस चैप्टर में फॉर्मूला के नाम पे जो है ना सिर्फ एक फॉर्मूला है, वही डेंसिटी वाला फॉर्मूला, बाकी सब समझने वाला पार्ट। अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय टू एलिमेंट्स M and N, द एलिमेंट N फॉर्म्स CCP। अभी जैसे मैंने बताया वैसे फटाफट एनालिसिस करो, अभी दो क्वेश्चन मैंने कराए एनसीईआरटी के। कौन सा? हाँ डिफरेंट है, हाँ हाँ वही। दो एलिमेंट से कंपाउंड बना है, N का इसमें क्या है? CCP। N फॉर्म्स CCP और M 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वैड। तो रैंक ऑफ N
सीधे लिख दे 4, क्योंकि सीसीपी है। रैंक ऑफ n इज इक्वल टू रैंक ऑफ सीसीपी, रैंक ऑफ सीसीपी इज 4। रैंक ऑफ m, तो टेट्राहेड्रल वाइड की रैंक क्या होती है? डबल ऑफ रैंक ऑफ सीसीपी। तो 2 into 4, 4 ये टेट्राहेड्रल वाइड है। नहीं 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 नहीं, 2 into 8 नहीं नहीं नहीं, खिचड़ी बन गई। सीधे लिखे 8 टेट्राहेड्रल वाइड मल्टीप्लाइड बाय 1/3। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा भाई? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला M8/3 N4, यानी कि M8 N12, M8 N12। तो सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या आ जाएगा? 4 से डिविजिबल है ना, M2 N3। और रैंक पूछे तो 4। M2 N3 की कितनी यूनिट्स हैं यहाँ पे, वो निकाल लो। ये हो जाएगा M2 N3, ऐसे लिख सकते ना, ये 4 यूनिट्स हो गई यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या बोल रहे हैं? Which of the following lattices has the highest packing efficiency? अब बस रिजल्ट याद होगा तो फटाक से आंसर आ जाएगा। सिंपल क्यूबिक 52.4%, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक 68%, HCP 74%। तो हाईएस्ट HCP। अगला क्वेश्चन, एन एलिमेंट विथ मोलर मास 2.7 into 10⁻² किलोग्राम पर मोल। 2.7 into 10⁻² किलोग्राम पर मोल, मतलब कितना ग्राम पर मोल भाई? 27 ग्राम पर मोल। हाँ, तो एल्यूमिनियम होना चाहिए, एलिमेंट है तो एल्यूमिनियम होना चाहिए। फिर आगे बोल रहा है फॉर्म्स अ क्यूबिक यूनिट सेल। अब वो कौन सा यूनिट सेल फॉर्म कर रहा है? क्यूबिक। लेकिन क्यूबिक में कौन सा नहीं बताया है, निकालना होगा। तो क्यूबिक यूनिट सेल का मतलब V इज इक्वल टू A क्यूब, ये हम लिख सकते हैं। विथ एज लेंथ कितना है? 405 पिकोमीटर, 405 picometer. If its density is 2.7 into 10⁻³ kilogram per meter cube, 2.7 into 10⁻³ kilogram per meter cube, तो 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते भाई? लिख सकते हैं ना? What is the nature of the cubic unit cell? मतलब आपको एक तरीके से रैंक निकालनी, रैंक पता चल जाएगी तो नेचर पता चल जाएगा। ठीक है,
रैंक 4 आ गई तो सीसीपी है, रैंक 2 आ गई तो बीसीसी है, रैंक 1 आ गई तो सिंपल क्यूबिक है। हाँ बोलो। अच्छा ओके, अभी नहीं बता रहा हूँ। ज्यादा कभी कई बार क्या होता है, ज्यादा खोपड़ी लगाना जो है ना वो डेंजरस हो जाता है, ज्यादा खोपड़ी नहीं लगानी चाहिए। अब आ गया z इक्वल टू 4, अच्छी बात है, लेकिन क्या पता z इक्वल टू 2 आ जाए तो 4 ही आएगा, देख लेते z इंटू m। लेकिन एग्जाम में मत करना, ये महापाप है। अब वहां गड़बड़ हुआ ना तो मुझे ब्लेम मत करना कि आप ही ने तो बताया था कि जिस सारे मेलिएबल वाले जो है वो सीसीपी होते हैं। मेरा -1 मार्क्स आपके नाम, ये मत बोलना भाई। तो रो इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन एन ए इंटू ए क्यू। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे, जेड निकालना है। तो जेड इज इक्वल टू रो एन ए क्यूब अपॉन एम। तो रो वैल्यू क्या है 2.7, एन ए 6 इंटू 10⁻23, ए क्यूब कितना है भाई 4.05 का क्यूब इंटू 10⁻⁻8 का क्यूब। ठीक है ना। बाकी अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप पूरा अपना सिस्टमेटिक तरीके से जाना। हमने इसको सेंटीमीटर क्यूब में लिखा अपॉन m 27। ठीक है, तो इससे z वैल्यू आ जाती है कितनी, सिक्स इंटू 4.05 का क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻2। नहीं 2 आएगा सर। सिक्सटी 4 इंटू 6 कितना होता है 384। हाँ तो 3.9 इंटू 10⁻2, नहीं 390 इंटू 3.9 आ रहा है, तो अप्रोक्सीमेटली 4। इसका मतलब क्या है ये FCC। अब एग्जैक्टली 4 क्यों नहीं आया, कैलकुलेशन एरर भी हो सकती। जैसे एवोगैड्रो नंबर को हमने 6 ले लिया, 6.02 होना चाहिए। 4.05 को हमने 4 लेकर के 64 लिखा है। इस वजह से भी जो है वो एग्जैक्टली 4 नहीं आ रहा है, इम्परफेक्शन भी हो सकता है। हो गया भाई, क्लियर। अच्छा अब एक क्वेश्चन लिखो मेरी तरफ से। लिखो द पिक्नोमेट्रिक डेंसिटी of sodium chloride. The picnometric density of sodium chloride is 2.165 into 10⁻³ kilogram per meter cube. 2.165 into 10⁻³ kilogram per meter cube. While its X-ray density
is 2.178 into 10 to the power 3 kilogram per meter cube. Calculate the fraction of unoccupied lattice point. Calculate the fraction of unoccupied lattice point in sodium chloride crystal. In sodium chloride crystal. क्या बोल रहे हो? 0.0059 5.96 into 10 power minus 3. तो unoccupied fraction of lattice point is equal to क्या हो जाएगा? Theoretical minus observed upon theoretical. ये होना चाहिए theoretical density minus observed density upon theoretical density. तो ये आ जाएगा 2.178 minus 2.165 10 power 3 वो रेशियो में कैंसिल हो जाएगा अपॉन 2.178. ये आना चाहिए. ये आ जाता है 5.96 into 10 to the power minus 3. इतना फ्रैक्शन अनऑक्यूपाइड लैटिस पॉइंट है. एक और क्वेश्चन लिखो. डेंसिटी ऑफ डायमंड क्रिस्टल is 3.52. Density of diamond crystal is 3.52 gram per centimeter cube. 3.52 gram per centimeter cube. If volume of
diamond unit cell, if volume of diamond unit cell is 454 picometer cube, then calculate the number of carbon atom, present per unit cell of diamond. Then calculate the number of carbon atom present per unit cell of the diamond. तो जो डायमंड का यूनिट सेल है उसमें कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है ये पूछा जा रहा है। क्या क्या गिवन है? रो गिवन है, वी गिवन है, एम गिवन है। गिवन है मतलब समझ ही सकते हो। तो जेड निकालना, अब फॉर्मूला नहीं लगा सकते हो, उसके लिए भी इंतजार कर रहे हो। कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर मिलेगा आपको। हाँ, आपको स्पेशल मिलेगा। हाँ, 8 सही आंसर है। डायमंड कार्बन का एलोट्रॉप है, कार्बन का एटॉमिक मास 12 और यहाँ पे वॉल्यूम वैल्यू गिवन है कितना 454 पिकोमीटर क्यूब। तो आपको जेड निकालना होगा, रो इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन एन ए इंटू वी। तो जेड इज इक्वल टू रो एन ए वी अपॉन एन। So 3.52 into 6 into 10 to the power 23 multiplied by 454 picometer cube. So 454 multiplied by 10 to the power minus 30 centimeter cube और divided by
12। तो ये 1.76 मल्टीप्लाइड बाय 454 इंटू 10 टू द पावर माइनस, इसका क्यूब है। नहीं, क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो भाई, क्या बोल रहे हो? ये वॉल्यूम है 454 पिकोमीटर क्यूब। तो फिर तो कुछ गड़बड़ हो गई ना। अगर ये नैनोमीटर क्यूब हो तो सही है, हो जाएगा ना, बदल लो, नैनोमीटर क्यूब कर लो। तो अब नैनोमीटर क्यूब है तो फिर यहाँ पे क्या करोगे भाई, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर, 10⁻⁷ सेंटीमीटर। बड़ा आ जाएगा, ज्यादा बड़ा हो गया। अब एंगस्ट्रॉम ले लो। (10⁻21) क्वेश्चन नहीं गलत है, क्वेश्चन का डेटा गलत है, क्वेश्चन सही है। ये हाँ, ये 8 आना चाहिए, ठीक है। इसका एग्जैक्ट आंसर 8 है। डायमंड का एक यूनिट सेल में 8 कार्बन एटम। तो अब यहाँ पे ये वैल्यू जो गिवन है, ये वैल्यू में गड़बड़ है। मतलब ये अगर ये 4.54 आ जाए ये पूरा, बाकी 1.76 इंटू 4.54, तो 1.76 इंटू 4.54 ये अप्रोक्सीमेटली 8 आ जाए। तो ये 4.54 आना चाहिए, 4.54 के लिए 4.54 के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, 10⁻⁻26 होना चाहिए। 10⁻⁻26 होगा, 10⁻³ नहीं, 10⁻⁻25 आना चाहिए, 10⁻⁻25 आना चाहिए। कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। हाँ, वो भी है, जेड को 8 पुट करके वॉल्यूम निकाल लो, वही वॉल्यूम लिख लो क्वेश्चन में। नहीं, जेड 8 है, ये आंसर है, ये मान लो। वहां से वी निकाल लो, वी वैल्यू जो आ रही है वही। नहीं, क्वेश्चन को सही करना ना। एक और क्वेश्चन लिखो। चलो, समझ में आ गया ना क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। अब डेटा सही करना आपका काम थोड़ी। लिखो, एन एलॉय ऑफ कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, एन एलॉय ऑफ कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड
इनका एलॉय, an alloy of copper, silver and gold constituting CCP arrangement, constituting CCP arrangement। इसका मतलब क्या है, इन तीनों का मिला करके CCP अरेंजमेंट। कॉपर, सिल्वर और गोल्ड तीनों को इस तरीके से कंसीडर किया को मिल करके CCP फॉर्म करते। ठीक, अब जैसे आगे ये कुछ बोल रहे हैं, an alloy of copper, silver and gold has copper, an alloy of copper, silver and gold, नहीं थोड़ा सा स्टेटमेंट में चेंज है, मैं एक वर्ड को मिस कर गया। an alloy of copper, silver and gold has copper constituting CCP arrangement, has copper constituting CCP arrangement। फिर आगे लिखो, the silver atom occupy the H center, silver atom occupy the H center and gold is present at body center। Silver atom occupy the H center and gold is present at the body center। The formula of the alloy is, alloy का फॉर्मूला क्या होगा वो निकालना है। Cu4 Au, ये सही है। सहारन साहब कब तक सहारा ढूंढोगे? हाँ, डीपीपी के डाउट्स पे ही आ रहा हूं। तो यहाँ पे रैंक ऑफ कॉपर निकाल लेंगे। रैंक ऑफ कॉपर क्या हो जाएगा भाई, CCP है ना कॉपर का, तो 4 हो गया। और रैंक ऑफ सिल्वर तो वो एच सेंटर पे है, 12 इंटू 1/4 भी आ जाएगा। रैंक ऑफ गोल्ड बॉडी सेंटर पे, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला Cu4Ag3Au। ऐसे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्कूल एग्जाम में भी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। Cu4Ag3Au सिंपलेस्ट फॉर्मूला भी यही हो जाएगा। रैंक पूछी जाती तो 1। हाँ, अब पूछो भाई, डीपीपी का कौन सा क्वेश्चन पूछना है? कौन सा डीपीपी आज मिला? एक डीपीपी दे दो मुझे। कौन सा क्वेश्चन? 11 and 15। इलेवन थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे बोल रहा है कि इन अ फेस सेंटर्ड लैटिस ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर। एक्स कहाँ है? कॉर्नर पे।
while y atom at phase center, अब देखो दोनों का मिला करके क्या है सीसीपी, क्योंकि वैसे सीसीपी में क्या होता है, जो कॉर्नर पे होता है वही फेस सेंटर पे होता है। यहाँ पे कॉर्नर पे x है और फेस सेंटर पे कौन है y। फिर एक और बात बोल रहे हैं, यही बात बोल रहे हैं, देन द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड वुड बी, नहीं एक और बात बोल रहे हैं, देन द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड वुड बी इफ वन ऑफ द x एटम इज मिसिंग फ्रॉम अ कॉर्नर इन ईच यूनिट सेल। 8 कॉर्नर होते हैं, 8 में से 7 पे ही x है, एक पे x नहीं है। समझ आ रहा है? तो रैंक ऑफ x निकालोगे तो हो जाएगा 7 इंटू 1/8, और रैंक ऑफ y 6 इंटू 1/2। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला x7/8 y3, यानी कि ये क्या आ गया x7 y24। यही है सिंपलेस्ट फॉर्मूला। आ गया समझ में? Yes, sir. और 15 पूछा है, इसके लिए वेट करना है आपको, क्वेश्चन गलत आ गया है आपको। ये चैप्टर के एंड में डिस्कस होगा कॉन्सेप्ट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। कल वाले डीपीपी का कौन सा, कल वाले डीपीपी देना भाई, कल वाले डीपीपी, हाँ 4 पेज। कौन सा क्वेश्चन? 25। नेटवर्क सॉलिड, मैंने बताया था कोवेलेंट सॉलिड को नेटवर्क सॉलिड भी बोलते हैं ना। तो डायमंड होगा इसका आंसर 25 में। क्वेश्चन नंबर 14 पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस फेवर्स द एग्जिस्टेंस ऑफ अ सब्सटेंस इन द सॉलिड स्टेट। हाई टेम्परेचर पे नहीं, लो टेम्परेचर पे होना चाहिए, लो टेम्परेचर पे। P4O10 जो है ये अगर हम इसको कंसीडर करें तो ये मॉलिक्यूलर सॉलिड है, मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर में अगर आप देखोगे नॉन पोलर तो नहीं होना चाहिए, पोलर होना चाहिए। पेपर जो है एक टाइप का पॉलीमर है, पॉलीमर है तो मतलब सेल्यूलोज से बना है ना, तो सेल्यूलोज एक नेचुरल पॉलीमर है, तो एमरफस हो जाएगा। और कौन सा क्वेश्चन पूछना है भाई? हो गया? इसीलिए मैं डीपीपी के लिए अभी कम टाइम रखता हूँ, क्योंकि डीपीपी तो 5 मिनट में खत्म हो जाती है आपकी। अब आप चाहते हो 5 मिनट में खत्म करके हम आपको उड़ने नहीं देना चाहते ना। अब कुछ नहीं पूछ रहा है, सब हो गया। आज वाला भी अटेम्प्ट नहीं किया तो अटेम्प्ट करो, अभी अभी कंप्लीट करो। तो डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल का कंसेप्ट कंप्लीट हो चुका है।
अब इसके बाद मुझे अगला कंसेप्ट डिस्कस करना है क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर डिस्कस करना है। तो क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर को एक बार आप एनसीईआरटी से पढ़ करके समझने की कोशिश करना। स्टार्टिंग में समझ में आएगा, बाद में नहीं आएगा। जहां तक समझ में आएगा वहां तक समझना। ठीक है, ओके।